मित्रों नमस्कार। हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ। इस श्रृंखला के माध्यम से हम पूरे विश्व में मनाए जाने वाले कुछ विशिष्ट दिवसों के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी जानकारी हासिल करते हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सुजेते का हमेशा से आग्रह रहा है कि हम इन विषयों को पूरी तरह से प्रतिपादित कर उस विषय में उपयुक्त जानकारी हासिल करें। हर वर्ष 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे यानी विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन एक्सरे की खोज हुई थी। और इस विषय पर और रेडियोलॉजी से संबंधित विषय पर जानकारी हेतु आज जिन विशेषज्ञों को हमने स्टूडियो बुलाया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ अमरावती शहर के जाने माने वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज जी घुंडियाले सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर जी। डॉक्टर पंकज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी अमरावती शहर में रेडियोलॉजी को इन्होंने एक विशिष्ट पहचान दी है। न केवल शहर, राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अमरावती का नाम रोशन किया है। सर, जैसे मैंने कहा कि अमरावती शहर को आपके नाम से इस क्षेत्र में एक विशेष पहचान मिली है, तो जब आपने शुरू किया था काम और तब से लेकर अब तक आप अपनी प्रैक्टिस में और क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करते हैं? बहुत से परिवर्तन आए हैं। जैसे कि जब मैं यहाँ आया था 1999 में, तो पहले तो 3 साल मैंने चिमोटे में सर्विस किया और फिर मेरे सेंटर 2002 में मैंने मेरा खुद का सेंटर चालू किया। तो इतने चेंजेस हो गए। जैसे एक्सरे में पहले डार्क रूम रहता था, यानी फिल्म निकालते थे एक्सरे और फिर डार्क रूम में जाओ, वो मशीन को फिक्सर में डालो, डेवलपर में डालो और फिर जाके एक प्रिंट आउट हाथ में आती थी। लेकिन वो सब चेंज होके सीआर आ गया, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। अब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में क्या है कि बस इधर से शूट किया और उधर एक इधर कंप्यूटर में डाला और उसका इमेज आ जाता है डायरेक्टली। और कंप्यूटेड रेडियोग्राफी ये 2002 में आया था और 2002 के बाद 2008-9 में कंप्यूटेड रेडियोग्राफी रिप्लेस कर दिया डिजिटल रेडियोग्राफी। यानी पहले क्या है, हम शूट करते थे और फिर वो एक रीडर रहता था, उसमें कैसेट डालते थे, फिर कंप्यूटर में ये सब इमेज आती थी। तो डीआर में क्या हुआ कि डिजिटल में जैसा शूट हुआ वैसा ही कंप्यूटर में आ गया, यानी रीडर भी आउट कर दिया। इस तरह एक्सरे में काफी चेंजेस हुए। उस तरह सीटी स्कैन में सिंगल स्लाइस मशीनें जहां करती थी, हम जब पढ़ते थे, जब मैं चिमोटे में था सिंगल स्लाइस थी, मैं नई प्रैक्टिस डाला तो ड्यूअल स्लाइस थी। ऐसा करते करते आज वन ड्यूअल स्लाइस से फिर 4 स्लाइस, 6 स्लाइस, 8 स्लाइस, 8 के बाद 32 स्लाइस, 64 स्लाइस, 128 स्लाइस। अभी ये मामला सीटी स्कैन में 128 स्लाइस तक चला गया है। यानी कि ये इतना एडवांस हो गया है कि आज सेकंडों में इमेजेस आ जाती है और सेकंडों में अपन उसको रिकंस्ट्रक्शन करके सब देख सकते हैं। उसी तरह एमआरआई में जैसे टेस्ला, पहले लो टेस्ला रहते सर थे, मैं 0.2 टेस्ला से चालू हुई। सर पंकज जी, सर मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जिस स्लाइड से आप कहना चाहते हैं कि स्लाइस जो होती है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम जो हमारा ब्रेन होता है उसकी इमेज होती है, तो उसको अलग अलग लेवल पे ले जाके हाँ उसकी जो इमेज लेते हैं उसको, तो आप जो कह रहे हैं कि शुरुआत में सिर्फ हाँ एक ही हाँ, इमेज आती थी और अब चूंकि एक ही, 128 हाँ आती पहले है। एक एक, हाँ हाँ, एक ही शूट में 128 शूट ले लेता है वो, यानी एक 128 स्लाइस रही तो तो यानी 128 बहुत अगर स्लाइस में छोटा सा भी उसका कहीं पे अगर कोई खराबी हो या कहीं लेजन हो तो वो हमको पकड़ में आ जाएगा आपके कहने के हिसाब से। हाँ हाँ, 1 मिलीमीटर की भी बीमारी रहे वो भी पकड़े जाती है। और 128 का सबसे ज्यादा एडवांटेज हुआ, जैसा 64 स्लाइस आया तो एंजियोग्राफी में हार्ट के जो ब्लॉकेज दिखते हैं वो रिप्लेस किया था 64 स्लाइस में कि कार्डियक एंजियो इसमें अच्छा दिखता है। लेकिन 64 स्लाइस में एक डिसएडवांटेज था, उसमें एक इंजेक्शन देना पड़ता था जिससे हार्ट रेट कम करना पड़ता था। अगर वो हार्ट रेट 60-70 में है तो एंजियोग्राफी के पिक्चर बहुत अच्छे आ जाते थे। लेकिन उसके बाद 128 स्लाइस आई तो ये भी रिप्लेस हो गया, यानी कि फिर इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एंजियोग्राफी के थ्रू कितना ब्लॉकेज है वो पूरा डायरेक्ट दिखने लग गया, जिसको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं।
तो मैं आपके कहने के हिसाब से जो मान रहा उस हूँ कि जिस तरह से हम ये सीटी कराते हैं तो हार्ट में हमारी जो पूरी रक्त नलिका वेसल्स वो दिख जाती है, और अगर उसमें कहीं ब्लॉक है तो वो हमको पता चल जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका एक मेजरमेंट का तरीका रहता है, तो परफेक्ट मेजरमेंट आ जाता है कि कितना परसेंटेज ब्लॉक है, 70% है, 80% है, 90% है, तो वो एकदम परफेक्ट रिजल्ट आ जाता है उसमें। और वो आप हार्डली 128 स्लाइड में ये 1 मिनट की प्रोसीजर है, सिर्फ 1 मिनट मशीन लेती है वो। एक 5 ml कॉन्ट्रास्ट देते हैं आईवी लाइन के थ्रू, और 1 मिनट के अंदर पूरे इमेजेस सामने आ जाते हैं, यानी इतनी फास्टेस्ट मशीनें हो गई है आजकल की। आप एमआरआई के बारे में बता रहे थे। हाँ, एमआरआई में भी जैसा 0.2 टेस्ला से चालू हुआ था, और फिर करते करते 1.5 टेस्ला चले गया, अभी 3 टेस्ला, और फॉरेन में 7 टेस्ला तक बातें चली गई है। इंडिया में अभी 3 टेस्ला तक की मशीन आई हुई है। अभी सर ये जैसे मेरे पास सर अभी जो सर मैं पुराना आपको मशीन, रोक रहा हूँ, ये टेस्ला शब्द हम लोगों के लिए नया है। हाँ हाँ, ये टेस्ला यानी एक मैग्नेट का एक कैपेसिटी रहता है मैग्नेट का। 0.2 टेस्ला यानी वो मैग्नेट का एकदम छोटा, उसका जो मैग्ना ये जो ये तैयार होती है इमेज, उसका पावर कम रहता है। लेकिन टेस्ला जैसे जैसे बढ़ जाता है तो वो 1.5, 3 टेस्ला, 7 टेस्ला, तो जो जैसे 2 टेस्ला में जो इमेज अपने को 40 मिनट 50 मिनट लगते हैं, वही अभी 1.5, 3 टेस्ला में ये 8-8 मिनट में हो रही है। हाँ, जैसा अभी मेरे यहाँ नई मशीन दिसंबर 15 तारीख को आ रही है जर्मनी से, ये फर्स्ट मशीन लॉन्च कर रहे हैं सीमेंस अमरावती में। तो इट इज अ प्रिविलेज कि इतनी अच्छी मशीन और इतनी बड़ी मशीन जो ऑल ओवर इंडिया में वो लॉन्च करने जा रहे हैं गुंडियाल रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर में। और इसका श्रेय मैं सब डॉक्टरों को और सब पेशेंटों को देता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग टाइप की मशीन आ रही है। ये मशीन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे 8-8, 10-10 मिनट में ये स्कैन हो जाएगा कोई भी पार्ट का बॉडी का। और जैसा ये मशीनों में आवाज रहती है, अब जो ये मेरा मशीन आ रहा है वो साइलेंट मशीन है, यानी आवाज नहीं रहेगा कुछ भी। टोटल उसमें क्वाइट सूट उसमें यूज कर रहे हैं, और क्वाइट सूट के साथ होगा। और पहले के इसमें क्या है कि मेटल के जो धातु रहते थे बॉडी में, तो अपन एमआरआई नहीं कर सकते थे। अब इसमें मेटल के धातु में भी अपन एमआरआई कर सकेंगे। और उसमें एक फंक्शन है जिसमें एक बटन दबा दिया वो मेटल निकल जाएगा, और सॉफ्ट टिश्यू में क्या है और कौन सी बीमारी है वो भी दिख जाएगा। और अभी सिर्फ एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन रह गया एमआरआई का, वो है परमानेंट पेसमेकर। लेकिन जो पुराने जमाने के परमानेंट पेसमेकर आते थे वो एमआर कॉम्पिटिबल नहीं रहते थे। तो आज जो नए आ रहे हैं, कभी भी एमआर पेसमेकर की जरूरत पड़े तो पेशेंट ने पूछना चाहिए कि भाई मेरे को एमआर कॉम्पिटिबल लगाओ। उसका कारण ये है क्योंकि आगे आने वाला हर डायग्नोसिस एमआरआई में होने वाला है। जैसा हाथ और पैर के एंजियोग्राफी विदाउट कॉन्ट्रास्ट दिए रिजल्ट आने वाले हैं, यानी नॉन कॉन्ट्रास्ट टेक्निक बोलते हैं उसको, और ये आप 5-5, 8-8 मिनट में सब रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन अगर पुराने जमाने का पेसमेकर लगा रहा तो उसको नहीं कर सकते, इसलिए किसको पेसमेकर भी जरूरत पड़े तो वो बोले कि मेरे को एमआर कॉम्पेटिबल लगाओ। ताकि क्या है कि ये मशीनें इतनी एडवांस होती जा रही है, 7 टेस्ला तक बातें चली गई है, तो आगे सब डायग्नोसिस ये एमआरआई में होने वाला है पूरा के पूरा। और पहले टेक्नीशियंस के काफी रोल रहते थे कि जैसा टेक्नीशियन ये करने को उसको ले पोजीशन, आजकल ऐसा हो गया है कि सब ऑटो टेक्निक आ गई है। एक बटन दबाओ, मशीन खुद पेशेंट को लेगी, अंदर करेंगी, और 8 मिनट के अंदर सिर्फ ब्रेन दबा दो, ब्रेन का आ जाएगा। होल स्पाइन स्क्रीनिंग करने को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, और लीजन को करने को 6 मिनट, और यानी 8 से 10 मिनट में स्कैन खत्म हो जाएगा। इतना एडवांस हो गया है सब चीजें। मित्रों उसके अलावा न्यूअर एडवांस, हाँ कहिए सर। हाँ उसके अलावा सर जैसे न्यूअर बहुत सीक्वेंसेस आ गए। पहले क्या है, जब हमारा आया था T1 T2 सीखता था, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि एमआर परफ्यूजन आ गया, एमआर डिफ्यूजन आ गया, जैसा एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया। जैसा कि अभी सीए प्रोस्टेट हो गया, सीए प्रोस्टेट में एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये डायग्नोस कर देता है विदाउट बायोप्सी किए हुए कि ये कैंसर है कि बेनाइन है। तो ये जैसा है कि बहुत ही एडवांस, जैसा एमआर डिफ्यूजन है जिसमें अपने को शंका जा रही है लीवर में या कहीं पे भी बॉडी में पस जमा है कि कैंसर है, तो वो एमआर डिफ्यूजन दौड़ाएंगे तो वो विद इन अ मिनट्स वो डायग्नोसिस हो जाता है कि ये डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन दिखा रहा है, ये एब्सेस के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसा काफी नए नए सीक्वेंसेस आ गए हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट टेक्निक आ गया है। जैसा पहले क्या है, कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता था, फिर जाके अपने को हाथ और पैर की और लीवर की और किडनी की
रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये सब दिखेंगे। आज नॉन कॉन्ट्रास्ट में सब विदाउट कॉन्ट्रास्ट दिए दिखने चालू हो गया है, जो नई मशीन आ रही है। तो काफी एडवांसमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, जैसा रेडियोलॉजी फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मित्रों, डॉक्टर पंकज जी जिस एमआर की बात कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोल्यूशन, और इसका अर्थ ये होता है रेजोनेंस कि इमेजिंग। इमेजिंग। हाँ तो इसका अर्थ हाँ होता है हाँ कि मशीन के अंदर जो मैग्नेट यानी चुंबक होता है उससे ये इमेजेस निर्धारित हाँ होती है। और जैसा डॉक्टर हाँ हाँ पंकज जी ने हमसे कहा कि पुराने समय में अगर मैग्नेट अंदर है तो जो धातु है वो उसका कॉन्ट्राडिक्शन होता था। उदाहरण के तौर पर इसमें करके अगर हार्ट में कहीं उसकी गति बढ़ाने के लिए पेसमेकर लगा हो तो उस व्यक्ति का एमआरआई नहीं करा पाते थे। और चूंकि अब वैज्ञानिक प्रगति हुई है, इस क्षेत्र में प्रगति हुई है, तो अब जो नई मशीनें आई हैं और अगर पेसमेकर भी उसके अनुकूल है तो व्यक्ति को अगर पेसमेकर भी लगा तो उसका एमआरआई अच्छे से हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट शब्द का जहाँ उपयोग हो रहा है तो ये एक दवाई होती है जिसे नस के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है और फिर उसके बाद उसकी इमेजेस दी जाती है। अगर वहाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो दवाई वहां तक नहीं पहुंचेगी। डॉक्टर पंकज जी सर हमसे कह रहे हैं कि अब जो नई मशीन आए तो उसमें उस दवाई को भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना दवाई के कहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन तो पता चल जाएगा, कहीं पे अगर रक्त प्रवाह ज्यादा है तो पता चलेगा और नहीं है तो भी पता चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए दो कंडीशन है कि अगर लीवर में एब्सेस है या वहां पर कैंसर है तो मात्र एक नई एमआरआई इमेजिंग के कारण हम इसका पता लगा सकते हैं। पंकज में ठीक हुई या इसमें आप कोई सुधार करना चाहेंगे? हाँ 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 सर, बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात काफी तो यानी जैसा अभी एमआर। जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, जैसा अभी उसमें एमआर कार्डियक का भी बहुत, जैसा हार्ट में माइलोपैथीज वगैरह जो रहते हैं वो टोटल रिप्लेस हो रहे, इको में बहुत कम दिखता था। इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है और माइलोपैथी कितना है, कार्डियक मायोपैथीज जो होते हैं वो भी सब पता चलेगा। जैसे ब्रेस्ट में हम सोनोमेमोग्राफी और एक्सरे मेमोग्राफी करते थे, लेकिन ये एमआर मेमोग्राफी आ गया है। यानी इसका एडवांटेज ये है कि काफी छोटे छोटे लीजन भी ये पकड़ लेगा और बहुत जल्दी पकड़ लेगा। यानी स्टेज, जितना जल्दी स्टेज में कैंसर डायग्नोज होगा उतना पेशेंट की लाइफ बढ़ेगी। तो ये काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है सब तरीके से, रेडियोलॉजी में हर चीज में इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो मित्रों, शायद ही शरीर का कोई अंग बचा हो जहाँ पर डॉक्टर पंकज जी की पहुंच नहीं हो। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से मशीनें आगे बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, तो अगर कोई बीमारी हो तो वो जल्दी पकड़ में आएगी और जितनी जल्दी पकड़ में आएगी उसका उपचार उतना जल्दी होगा और अच्छे से हो पाएगा। डॉक्टर पंकज जी, पहले तो हमारी तरफ से आपको बधाई कि जिस मशीन का आपने उल्लेख किया, आप कह रहे हैं कि पूरे भारत में पहली बार वो अमरावती में लॉन्च होने जा रही है। हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हम हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि ऐसे और बहुत सारी तरक्की आप करें जिससे हमारे शहर का नाम और ज्यादा बढ़े। डॉक्टर पंकज जी, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से कोविड कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो उसमें ये माना गया कि इसमें रेडियोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। अगर जो हम टेस्ट करते हैं आरटीपीसीआर, अगर वो नेगेटिव भी आई तो रेडियोलॉजी अगर पॉजिटिव होती है तो उस व्यक्ति को मानते हैं कि उसको कोरोना हुआ होगा। आप इस बारे में क्या जानकारी देंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा कोरोना आरटीपीसीआर निगेटिव आया तो एचआरसीटी चेस्ट करके एक इन्वेस्टिगेशन है जो सीटी स्कैन का है, ये दोनों लंग्स का पूरा डिटेल दिखाता है। इसमें 1 मिलीमीटर सेक्शंस लेने पड़ते हैं और इसमें जोन वाइज ये पता चल जाता है पूरा राइट लंग लेफ्ट लंग में ये कोरोना कितना अंदर चला गया है। तो इसका एक स्कोरिंग रहता है, जैसा ये स्कोरिंग रहता है 25। अगर 1 से 8 तक रहा तो ये माइल्ड रहता है और 8 से 15 तक रहा तो मॉडरेट रहता है और 15 से 25 तक रहा तो सीवियर रहता है। तो कोरोना इतना ये लोगों का थोड़ा मिसकंसेप्ट हो गया है, इसमें एक बार भी फीवर आ गया तो वो समझ के चलो कि ये कोरोना ही है, क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक चालू है। सबसे पहले कोरोना सोचने का, और कोरोना सोचने के बाद ही अगर वो स्टेजिंग अपनी 8 के अंदर है या 0, 1, 2 में पकड़ा जाता है तो उसका इलाज उतने अच्छे से हो जाता है। और एक बार वो 8 से ऊपर चले गया, 8 और 15 के बीच में आ गया है तो फिर पेशेंट को एडमिशन भी लगती है और ऑक्सीजन भी जरूरत लगता है।
और 15 से ऊपर सीवियर ग्रेड में आ गया तो पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि कोई भी पेशेंट को फीवर आए और वो भी 24 घंटे में एक बार फीवर आता है और 2 से 5 मिनट के लिए पेशेंट एकदम यानी ये फीवर आने के बाद बेचैनी हो जाती है उसको, तो ये इंडिकेशन है कि वो कोरोना है। उसको वहीं के वहीं एक बार में उसको सीरियसली लेके आरटीपीसीआर कराए और अपना एचआरसीटी चेस्ट कराए और उसके बाद कुछ ब्लड की रिपोर्ट्स आती है, IL-6 और सीरम फेरेटिन वगैरह, वो सब जरूरी है बहुत करना। और अगर ये स्टेज में पकड़ गया तो पेशेंट 8, 10, 15 दिन एकदम अच्छा हो जाता है, घर बैठे बैठे ही अच्छा हो जाता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वो फीवर को आने दे रहे, बोलते भाई मेरे को 2 मिनट के लिए आया था, हो सकता मेरी थकावट के लिए हुआ होगा, या तो हो सकता कि ये मौसम चेंज हुआ उसके कारण हुआ होगा, तो उसको वहीं पकड़ना है। इनके कोविड के 5 रहते हैं, एक तो क्या है कि एक फीवर रहता है, एक कफ रहता है, सोर थ्रोट रहता है, गले में खराश रहती है और वीकनेस हो जाता है, और कुछ कुछ पेशेंट में डायरिया और लूज मोशन के साथ प्रेजेंट होते हैं। ये 5-6 सिम्टम्स रहे तो उसको जितना जल्दी हो सकता है एचआरसीटी कर डाले, आरटीपीसीआर कर डाले, डायग्नोसिस कंफर्म, स्कोरिंग 0 है, लंग में नहीं उतरा है, ट्रीटमेंट चालू करके घर बैठे बैठे पेशेंट अच्छा हो सकता है। लेकिन एक बार स्टेजिंग आगे चली गई तो फिर एडमिशन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये सब चीजों की नौबत आ जाती है। और उसी तरह एक्सरे में भी दिखता है, लेकिन एक्सरे में बहुत लेट दिखता है। एचआरसीटी में बहुत फाइन कट्स लेने पड़ते हैं जो 1-1 मिलीमीटर के रहते हैं, तो उसमें लोब वाइज सब दिखा देता है। राइट में 3 लोब रहते हैं, राइट लंग में, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, और लेफ्ट में 2 लोब रहते हैं, अपर और लोअर लोब। तो इसमें स्टेजिंग के हिसाब से रहता है, जैसा एक एक लोब में अगर लेस देन 5% इन्वॉल्व है तो उसका स्कोर 1 है, 5 से 25% इन्वॉल्व है तो उसका स्कोर 2 है, और 25 से 50% है तो 3 है, और 50 से 75% है तो 4, और 75 से 100 है तो 5। तो ऐसा स्टेजिंग के हिसाब से हम कौन से लोग कितने इन्वॉल्व है उससे स्टेज निकलती है, और स्टेज के बाद ये स्कोरिंग डिसाइड करता है कि पेशेंट का आगे का प्रोग्नोसिस कैसा है। और एक दूसरा रहता है कोरेट्स, ये स्कोर हो गया जो 25 में से रहता है। फिर एक कोरेट स्टेजिंग रहती है, कोरेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का मतलब है आरटीपीसीआर पॉजिटिव है और लंग में चेंजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, पॉजिटिव के बाद 6 बोलते हैं। और हाई ससेप्टिबिलिटी कोविड का है तो 5 रहता है, और ये कोविड भी हो सकता, सार्क भी हो सकता, तो वो 3 रहता है, 4 रहता है। और 3-2 में फिर अदर डिसीजेस भी रहते हैं, जैसे कोविड जैसा ही ILD भी दिखता है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, सार्क भी वैसा ही दिखता है। तो इस तरह से कोरेट्स भी डिसाइड करता है और स्कोरिंग डिसाइड करता है। ये दो चीजों में भाई स्कोर 25 में से 6 है, और कोरेट्स 4 है, 5 है या 6 है, जो कॉमन ये 3 में से रहता है वो। तो इस तरह क्या है, कोविड का पूरा डायग्नोसिस एचआरसीटी में हो रहा है, और इसको गवर्नमेंट ने कैपिंग किया है। जैसा कि पिछले 27 तारीख से उन्होंने ये 2500 में तपास कर दिया था, तो ये इजीली अवेलेबल है, और इसको करने को मात्र 2 मिनट लगते हैं। यानी पेशेंट अंदर जाने से बाहर आने तक, वो करने तक 5 मिनट में ये तपास पूरी हो जाती है, और इजीली अवेलेबल है। उसको करके तसल्ली कर लेना चाहिए कि भाई इसका स्कोरिंग कितना है, और उसको लेट कर दिया, पेशेंट घर ही बैठा रहा, तो स्कोरिंग का इतना ये हो जा रहा है। अगर पहले फीवर में उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत अच्छे से ठीक हो जा रहे हैं पेशेंट, लेकिन पेशेंट एक हफ्ता जो कूल डाउन कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, वो ऐसा लगता है नहीं, ऐसे ही देखते देखते वो 5 और 7 दिन में वो स्कोरिंग जाके मॉडरेट में चले जा रही है, 10-12। फिर ये इंजेक्शन लग रही है उनको, रेमडेसिविर भी लग रही है और सब चीजें लग रही है। और अगर वो 5 के अंदर पकड़ा जाता है तो घर बैठे बैठे उनको ओरल टेबलेट से भी वो ठीक हो जा रहे हैं पेशेंट। तो मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ कि पहली बात तो लोगों ने इसकी ओर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो जांच है वो एकदम इजीली अवेलेबल है, और आपने कहा कि अब जब गवर्नमेंट ने उसको कैपिंग कर दिया तो हम सब लोगों की पहुंच के अंदर भी है, और अगर हम जितनी जल्दी बीमारी को पकड़ते हैं तो उसका जल्दी उपचार भी हो जाएगा, और शायद ऑक्सीजन या भर्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर पंकज जी, चूंकि कोविड काफी लंबे समय तक चला और आपने इतनी ज्यादा सेवाएं दी है, तो इस बीच में आपके कुछ ऐसे अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं?
हाँ सर, बहुत अनुभव है, लेकिन हमारा जो पहला अनुभव है वो देखने लायक है। बहुत ही, यानी दो अनुभव मैं आपको सर बोलूंगा। जैसा कि मैं पहले वेबिनार में, क्या है कि सेंटर 2 घंटा चालू रहता था और पूरा दिन हम यूके यूएसए के साथ बैठे हुए हैं और वेबिनार कर रहे हैं, और वो वेबिनार 12-12 घंटे चल रहे हैं। और उसमें हमको सब समझाया जा रहा था कि ये लंग्स में कैसा दिखता है, क्रेजी पेइंग क्या रहता है, ग्राउंड ग्लास क्या रहता है। तो ये हमको सब समझाए जा रहे थे, और मैं पूरा 3 महीने तक उसको, 2-3 महीने मस्त पूरा स्टडी हो गया, स्कोरिंग कैसे करते, कोरेट्स क्या है। तो मैं सही बोलो तो सेंटर आता था, ढूंढता रहता था, साला कब आएगा अपने यहाँ ये। लेकिन जिस दिन मैंने वो HRCT एक आया, और जैसे मेरे टेक्नीशियन मेरे पास आया, बोले सर कुछ तो ऑड दिख रहा है, कुछ अलग ही दिख रहा सर, मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, आप आओ इधर। मैं जैसे स्क्रीन में गया और स्क्रीन को मैंने रोटेट किया, तो मैंने बोला ये कोविड है। अब यहाँ कोविड है, यानी सब ठंडे गिर गए। मैंने जैसे मेरे टेक्नीशियन को बोला कोविड है, तो पूरा स्टाफ ठंडा गिर गया, क्योंकि वो पेशेंट के साथ, पेशेंट लेने से लेकर तो पेशेंट टेक्नीशियन से लेकर मैं, सब जने उसके टच में आ गए थे। लेकिन वो फर्स्ट इसमें ऐसे था कि हम सब डरे हुए थे, भाई कोविड से टच हुआ और कोविड हो जाएगा। तो हम, 3 बजे का टाइम था, सेंटर पूरा बंद कर दिए, पूरा स्टाफ हमारा बैठा एक रूम में। कोई स्टाफ रो रहा, मेरे छोटे बच्चे हैं सर मैं क्या करूं, वो रिसेप्शनिस्ट बोल रही सर मैंने पैसे लिया उससे, मैं क्या करूं, और वो बोल रहा है यार लेके तो उसको, मैं अंदर गया। तो ये एक्सपीरियंस एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। मैं बैठ के ये सोचा यार मेरे को भी घर जाना है, घर पे बच्चे हैं, मदर फादर है। तो हमने फिर वहां से कम्युनिकेट करना चालू किया हमारे बॉस लोगों को। बॉस लोगों से कम्युनिकेट करते करते रात के 9 बज गए, और 9 बजे मेरे बॉस ने मेरे को बोला भैया देख, मैं बोला मेरे को ये बोलो स्टाफ घर जाए कि नहीं जाए, मैं घर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि एक पेशेंट आया, कोविड पूरा दिखा के गया, और उसमें स्कोरिंग भी 15 के आसपास निकली है, मॉडरेट था उसको। तो मेरा डिसीजन, मेरे बॉस ने बोला भाई तू सवेरे तक कहाँ रुक सकता क्या। मैंने बोला हाँ मेरा हॉस्टल ही है खुद का, जो अभी खाली पड़ा हुआ है, वहाँ 18 रूम है, और तेरा 18 का स्टाफ है, बोले तुम जाके वहां सो जाओ, अपन सवेरे बातें करेंगे। हम सब के सब हॉस्टल में गए, सब वहीं जाके सो गए। और सुबह हुई और फिर से फोन चालू, जो रात को 1:30-2 बजे तक फोन चलते रहे, भाई क्या करे क्या करे। उसमें से फिर हमारा एक दोस्त है, सवेरे उसने मेरे को फोन किया, बोले हो गया रिलैक्स। मैं बोला रिलैक्स क्या, नींद ही नहीं आई पूरी रात। तो उसके बाद उन्होंने बोला अभी देखो तुमको काम करना है, कोविड में डॉक्टरों को सामने रहना है, HRCT तुमको करना है, बिकॉज HRCT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। अब तू एक ही काम कर, सबसे पहले तो 3 दिन के लिए तुम साथ साथ सब पूरे स्टाफ की PPE किट बनाओ, तेरे लिए 7 किट, और सबके लिए N95 फेस मास्क, मास्क। और उसके ऊपर ये शील्ड, ये सब चीजें तू मंगवा सबको साथ साथ। और ये मैं बोला कहाँ मिलेगा, उसने मेरे को एक नंबर दिया, औरंगाबाद में कोई फैक्ट्री है ये बनाते हैं। मैं उसको फोन किया, वो बोले 3 दिन लगेगा सर पूरा। हम 3 दिन, फिर मैंने बोला सर ये बोलो अभी मैं काम पे लगू कि नहीं लगू। बोले एकदम बिंदास काम पे लग जा, कोई सोच मत, कुछ नहीं। बोले ये तू आया कितना, पेशेंट तुम्हारा 2 मिनट में चला गया करके, और तुमको लग रहा है कि ये तुम्हारे को कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट 20-25 मिनट रहते हैं उसके ये है। तो तुम बिंदास रहो, लेकिन अभी तुमको प्रोटेक्शन के साथ उतरना है। तो फिर हमने सब ऑर्डर्स दिए। 3 दिन के बाद ये जो मैं PPE किट अभी पहन के बैठा हूँ, ये पूरे स्टाफ के पास है। इसके ऊपर मास्क आता है, मास्क के ऊपर शील्ड आता है, और उस तरीके से फिर हमने काम करना चालू किया। तो शुरू शुरू में हम पॉजिटिव पेशेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि डर निकला ही नहीं था, पहला शॉक ही नहीं निकला था भाई क्या है। 15 दिन तो ऐसे गए कि फीवर आता कि नहीं, पूरा स्टाफ एक ही चीज कर रहा था, अरे यार मेरे को फीवर आ गया, तो फीवर आया किसी को नहीं, टच वुड सब अच्छे से रहे, कुछ नहीं हुआ। 15-20 दिन निकल गए, और फिर हम वर्क करने चालू हो गए थे, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव का नहीं करेंगे, सिर्फ निगेटिव वाले जो है आ जाओ। लेकिन जो निगेटिव आ रहे थे वो काफी पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन RT-PCR तब एंटीजन काफी फॉल्स रिजल्ट दे रहा था, और ये पूरा भर भर के आ रहे थे। तो फिर एक दिन मेरा ही दोस्त है, एक मेरा क्लासमेट है, वो पहुंच गया, एम्बुलेंस मेरे सेंटर पे अंदर आ गई, और वो बाहर बोले भाई सर से मिलना है। वो अंदर, मैंने बोला हाँ बोल। तो बोले मेरे मदर का HRCT करना है। मैंने बोला यार HRCT भी करना है और MRI स्कैन भी करना है। मैं बोला क्यों क्या हुआ। बोले कोविड हुआ था उनको, पॉजिटिव थी 4-5 दिन पहले, और उसके बाद वो स्ट्रोक आ गया उनको। तो मैंने बोला यार ये पॉजिटिव का तो हम कर ही नहीं रहे हैं।
तो दीपक ने मेरे को वो ऐसा, एक दीपक नाम था वो दोस्त का मेरे, और उसने मेरे को अंदर तक ये बोल दिया कि बॉस मेरी मदर है, तू सोच तेरी मदर रहती थी और तेरे पास नॉलेज है, तेरे पास मशीनरी है, और सिर्फ एक ही चीज कि भाई ये कोविड पॉजिटिव है, नहीं करेंगे तो दिस इज नॉट फेयर। तो मैं बोला यार बिल्कुल, और उसने मेरे को ऐसी कुछ बोल दिया कि मेरे साला अंदर तक उतर गई बातें। और मैंने बोला 2 मिनट बाहर रुक तू, उसको बाहर किया, मेरे स्टाफ के साथ बैठा और मैंने बोला देखो इसने जो बात बोली है उसमें बहुत दम है, अगर वो तेरी मदर रहती थी तो पहले तो कोविड से परेशान, उसके बाद उसको स्ट्रोक भी मारा है, अभी तू ये नहीं देगा भीड़ या इम्पैक्ट है तो ट्रीटमेंट कैसे चालू होंगी, और दूसरा HRCT में तू स्कोर नहीं निकालेगा तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। तो मैं बोला यार उस वक्त हम डरे हुए थे। तो फिर मैंने बोला दीपक को बुलाओ, दीपक को बोला भाई तेरे दुकान से 4 आदमी मंगवा। बोले क्यों? मैंने बोला हम पेशेंट को हाथ नहीं लगाएंगे, पेशेंट को तू अंदर ले ले हमारी मशीन में, बाकी काम हम सब कर लेते। तो उसने 4 जनों को बुला लिया, हमने पेशेंट किया, पेशेंट का MCA MRI में MCA ब्लॉकेज निकला, उधर स्कोरिंग भी उनको 8-9 स्कोरिंग भी था, दोनों डायग्नोसिस दे दिए। और वहां से हम उतरे कि भाई पॉजिटिव पेशेंट का करने का, उस दिन हमने ऑलरेडी 3 से 4 गार्ड मंगवा लिए, और 3-4 गार्ड ने वहां ऐसी टीम बनाया कि बाहर गाड़ी से लेकर, पेशेंट गाड़ी में ही रहेगा, गाड़ी से लेकर वो मशीन पे कैसा आएगा, मशीन से बाहर कैसा जाएगा, और हमने वो टाइम कैलकुलेट किया। हमको वो मशीन में 1 मिनट लगता है करने को, और 1 मिनट पोजीशन देने को, 1.5 मिनट अंदर जाना, 1.5 मिनट बाहर आना। हमने 5 मिनट का एक गणित तैयार किया, 3 गार्ड अलग अलग जगहों पे रुके, अब पेशेंट आएगा उससे तुम डिस्टेंसिंग पे रहोगे, और टेक्नीशियन अपना मशीन पे बैठा हुआ है, और मैं इधर मेरे चेम्बर पे पूरे इमेजेस देख रहा हूँ। तो ये टीम के थ्रू हमने ऐसा 10 जनों का टीम बन गया कि वो कोविड में फिर पूरा हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किए, बहुत अच्छे से स्कोरिंग्स और ये सब किए, और इस तरह वो HRCT का भी काफी हमने डायग्नोसिस दिए, उसके कारण काफी पेशेंट को मदद हो गई, काफी जनों। फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने जिस साहस के साथ अपनी कर्मनिष्ठा बताई, अपने काम के प्रति डेडिकेशन बताया कि जब पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से सभी को खतरा है कि कोई भी इससे इन्फेक्ट होकर पॉजिटिव हो जाता था, पर आपने जिस साहस के साथ, पूरे प्रोटेक्शन के साथ में, इतनी तन्मयता के साथ जो लोगों को सेवाएं दी है, एक बार फिर आपको बधाई। पहले अनुभव से बहुत बहुत आपने जो अपने स्टाफ के प्रति, अपने घर के प्रति, जो अपने घर के लोग हैं उनके प्रति जो अपनी चिंताएं दिखाई, उनके प्रति जो सहानुभूति थी, चिंता थी, निश्चित तौर से आपका अभिनंदन। डॉक्टर पंकज जी, आपसे बातें करके तो और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए बातचीत को भी हमको यहीं खत्म करना पड़ेगा। दर्शकों, आज डॉक्टर पंकज जी घुंडियाल के साथ हमारी जो बातचीत हुई, हम उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित तौर से पसंद आई होगी। कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचित कर सकते हैं। आपसे विदा का समय हो गया इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर से भेंट होगी। और डॉक्टर पंकज जी, इतने रोचक ढंग से, इतने खुले मन से जो मन की बात आपने हमारे साथ की है, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर।